हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी भाषा पेपर 2 के लिए समास को पढ़ेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेश्चन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको नागपुरी का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो समास का अर्थ होएला संक्षेप, छोट। इकर मदद से थोड़े सन शब्द से ज़्यादा बात कहल जा सकेला। समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप यानी कि छोटा। इसकी मदद से थोड़े सन शब्द से यानी कि कम शब्द से ज़्यादा बात कहा जा सकता है। इसके अलावा क्या है इसका परिभाषा? दो या ज़्यादा शब्द मन अपन विभक्ति चिन्ह के छोड़ के आपस में मिसाए जाए ना तो उके समास कहे ना। यानी कि दो या दो से ज़्यादा शब्द अपनी विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाती है तो उसे ही समास कहा जाता है। आगे देखते हैं, जोन शब्द मनक समास होएला वो मनक जोड़ से एगो नवा शब्द बन जाएला। ऐसन शब्द के समस्त या समासिक पद कहल जाएला। यानी कि जो जिस शब्द से समास होएला वो मनक जोड़ से एगो नया शब्द यानी कि एक नया शब्द बन जाता है। और ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? समस्त या समासिक पद कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राइज कन्या, यहाँ राइज और कन्या दुई ठो शब्द हैं। इस शब्द मन आपन विभक्ति के छोड़ के मिल जाएला और वो मनक जोड़ से गोटेक नवा शब्द बनेला। यानी कि यहाँ पर राइज और कन्या दो शब्द अलग अलग हैं, वो मिलकर क्या हो जाएंगे? राज कन्या, मिलकर एक शब्द बन जाएंगे। इसे ही समास कहते हैं। अब देखेंगे समास कर विशेषता। तो समास का क्या क्या विशेषता है? समास में दो ठो पद कर जोड़ होएला। मैंने अभी बताया समास में दो पद का जोड़ होता है। दियो पद कर माझे विभक्ति चिन्ह लुक जाएला। माझे कहते हैं बीच को, यानी कि दोनों पद के बीच में जो विभक्ति चिन्ह होता है वो छुप जाता है। दियो पद मिसाए के एक पद बन जाएला, यानी कि दो पद मिलकर एक पद बन जाता है। और क्या है इसका विशेषता? दियो पद में कखनो पहिल पद तो कखनो दूसर पद मुद होएला तो कखनो दियो पद प्रधान होएला। कहने का मतलब है दोनों पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है तो कभी दूसरा पद मुख्य होता है, मुद कहते हैं मुख्य को, तो कभी दोनों पद प्रधान होता है। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसको याद कर लेना है। फादर पीटर शांति नौरंगी के अनुसार 5 ठो भेद होएला। समास कर 5 ठो भेद होएला। नोट में क्या है कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नागपुरी में समास कर 8 ठो भेद बताए हैं। समास कर 8 ठो भेद बताए हैं, तो दोनों को आपको याद रखना है। वैसे तो एग्जाम में 5 वाला पूछेगा, लेकिन पूछ देगा कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार समास के कितने भेद हैं, तो कितने हो जाएंगे? 8। और फादर पीटर शांति नौरंगी के अनुसार समास के 5 भेद है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखेंगे बारी बारी से 5 भेद कौन कौन से हैं फादर पीटर शांति नौरंगी के अनुसार। पहला समास क्या है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है क्रमधारय समास। चौथा है द्वंद्व समास। और पांचवा क्या है? बहुव्रीहि समास। अब पांचों समास को हम अलग से देखेंगे। अव्ययी भाव समास, जोन समास में प्रायः पहिल पद अव्यय होएला और उकरे प्रधानता रहेला और समस्त पद क्रिया विशेषण हो जाएला, उके अव्ययी भाव समास कहेना। कहने का अर्थ है जिस समास में प्रायः पहला पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है और समस्त पद पूरा पद क्रिया विशेषण हो जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण से आप देखिएगा, बेफायदा, हर घड़ी, मने मन, बिन कहले यानी कि बिना कहे, मने मन यानी कि मन ही मन में, हर घड़ी यानी कि हर समय, बेफायदा यानी कि बिना फायदा का। ये सारे उदाहरण अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, जिसमें कि पहला जो पद है बे, हर, मने या बिन, ये सब अव्यय हैं। अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को नागपुरी में तत्पुरुष समास लिखता है। जोन समास में उत्तर पद का कर प्रधानता रहेला उके तत्पुरुष समास कहेना। यानी कि जिस समास में उत्तर पद यानी कि आखिरी पद की प्रधानता हो उसे ही
तत्पुरुष या तत्पुरुष समास कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे हम, मुड़ कटवा। मुड़ कटवा में मुड़ यानी कि सर हो गया, और कटवा, कटवा जो कि आखिरी पद है काटने वाला, मुड़ कटवा यानी कि सर काटने वाला, तो इसमें कटवा पद जो है वही प्रधान है। भीख मंगा, मंगा यानी कि मांगने वाला, इसमें मंगा पद प्रधान है। काम चोर, काम को चोरी करने वाला, काम चोर, तो इसमें चोर आखिरी पद है, उत्तर पद है जिसकी प्रधानता है। घर दमदा, इसमें दमदा आखिरी पद है और उसी की प्रधानता है। अगला शब्द देखेंगे कर्मधारय समास। किसको कहते हैं कर्मधारय समास? जेकर पहिल शब्द विशेषण हो जाए उके कर्मधारय समास कहना। जिसका पहला शब्द विशेषण हो उसे ही कर्मधारय समास कहा जाता है। जो हिंदी में पढ़े होंगे उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। करी, करी मुही, करी मुही, करी यानी कि करिया, मुही मतलब मुँह यानी कि काला मुँह वाली, तो करिया क्या है? विशेषण है जो कि मुँह की विशेषता रंग बता रहा है। अगला शब्द है ललमटिया। ललमटिया यानी कि लाल कलर का मिट्टी। अगला शब्द है नील गाय। उसके बाद है घोड़मुहा यानी कि घोड़े जैसा मुँह वाला। तो ये सब क्या है? कर्मधारय समास है जिसमें कि पहला शब्द विशेषण है। घोड़ हो गया, नील हो गया, लल यानी कि लाल हो गया, करी यानी कि करिया हो गया। अगला शब्द है समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? दोनों शब्द संज्ञा हो और उ मनक मांझे संयोजक चिन्ह जो है और लुक जाए और द्वंद्व समास कहल जाएला, उके द्वंद्व समास कहल जाएला। देखिए, दोनों शब्द संज्ञा हो और उ मनकर मांझे यानी कि उनके बीच में जो संयोजक है और संयोजक और है वो छिप जाता है, उसे ही द्वंद्व समास कहा जाता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे ही द्वंद्व समास कहा जाता है। दोनों पद प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। देखिए उदाहरण में भाई बहन, इसमें क्या संयोजक चिन्ह होना चाहिए? भाई और बहन, तो इसमें और जो है वो छिप गया है, इसलिए भाई और बहन। दाल और भात यानी कि दाल और भात दोनों पद प्रधान हो रहा है। हर फार, हर भी और फार दोनों प्रधान हो रहा है। गाय बछड़ू, गाय और बछड़ू दोनों पद प्रधान है, तो इसे ही द्वंद्व समास कहेंगे जिसमें दोनों पद प्रधान हो। अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जोन समास में दियो पद प्रधान ना होवे बलुक बाहरे बटले आय के कोनो शब्द प्रधान हो जाए उके बहुव्रीहि समास कहना। जोन समास में यानी कि जिस समास में दियो पद प्रधान ना होए यानी कि दोनों पद प्रधान नहीं होता है, बलुक यानी कि बल्कि, बाहरे बटले आय के यानी कि बाहर से आके कोई शब्द प्रधान हो जाता है, उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण से आप समझ पाएंगे। नीलकंठ, इसका उदाहरण है नीलकंठ। नीलकंठ यानी कि जेकर कंठ नीला होए, जिसका कंठ नीला हो। किसके बारे में कहा जाता है? शिव के बारे में। तो इसमें नीलकंठ जेकर कंठ नीला हुए यानी कि इसमें दोनों पद का प्रधानता नहीं है। और तीसरा शब्द कौन सा आ गया इसमें? शिव, इसमें शिव का बात हो रहा है। अगला उदाहरण देखेंगे ननमुही। ननमुही का अर्थ होता है पतला मुंह वाला। इसका किसके बारे में कहा जाता है? सुई के बारे में। यानी कि इसमें दोनों पद की प्रधानता खत्म हो गई और तीसरा शब्द आ गया सुई, जिसके बारे में बात किया जा रहा है। कनपातर, कनपातर कहा जाता है पतला कान वाला को यानी कि मूर्ख व्यक्ति को। इसमें तीसरा पद कौन सा आ गया? मूर्ख के बारे में कहा जा रहा है। कनपातर यानी कि पतला कान वाला। अब देखिए योगेंद्र, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी ने 8 समास के भेद बताए थे। फादर पीटर नौरंगी ने 5 बताए थे और पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी ने 8 समास के भेद बताए हैं। तो उसमें 3 समास जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं हम उसके बारे में बात करेंगे कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी ने 3 जो अलग से समास बताए हैं तो कौन कौन से हैं। द्विगु समास, जो कि हिंदी में है द्विगु समास, आप पढ़े होंगे, जिसमें पहला पद जो है गिनती का रहता है, जैसे दोपहरिया, पंचमहला, 7 घरवा यानी कि 7 घर वाला, 5 महल वाला। दोपहरिया यानी कि दोपहर, दूसरा पहर, सेकेंड पहर। उसके बाद और एक समास बताए हैं मध्य पदलोपी, जिसका बीच का पद छिपा हुआ था है। रसपुआ, दूधपुआ। और एक समास है तीसरा न समास। न समास यानी कि बेलूरा,
अनसुन, अनपढ़, बेजान, बेफालत या बेफालतू, ये सब न समास है, जिसमें कि पहला जो पद है वो नकारात्मक है, इसलिए इसे न समास कहा गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने समास को कवर कर लिया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8409006632। इसमें हाय नागपुरी और अपना नाम लिखकर कमेंट करें, हम आपको PDF देंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी नागपुरी पेपर लिए हैं उन तक यह वीडियो पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।